गुड मॉर्निंग बीए फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था की आधारभूत आर्थिक समस्याएं क्या हैं। तो बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का। अब हम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। तो इकोनॉमी मतलब एक जोग्राफिकली एक लोकेशन है, कोई एक फिक्स्ड, हम उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं भौगोलिक दृष्टिकोण से। एक एरिया है, उस एरिया के अंतर्गत जितनी भी आर्थिक गतिविधियां होती हैं, तो वह आर्थिक गतिविधियां जिनका हम माइक्रो एनालिसिस भी करते हैं, जिनका हम मैक्रो एनालिसिस भी करते हैं, उस पूरे भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत जितनी भी आर्थिक गतिविधियां होती हैं और जिस जिस आर्थिक गतिविधियों के हम एनालिसिस करते हैं और जिसमें हम उस क्षेत्र में होने वाली उपज यानी कि उत्पादन, उसमें होने वाले उपभोग, उसमें होने वाली बचत, उसमें होने वाली सब, उस पूरे क्षेत्र में जब हम बात करते हैं तो दैट इज़ एक्चुअली इकोनॉमी। सो अर्थव्यवस्था की अगर हम आर्थिक समस्याओं की बात करेंगे तो हम एक इकोनॉमी में आर्थिक समस्याएं क्या हो सकती हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, जैसे एक इंडियन इकोनॉमी है, इसी तरह से वर्ल्ड इकोनॉमी है। अगर हम वर्ल्ड की जोग्राफिकल को वो ले लें तो इस तरह से पाकिस्तान इकोनॉमी है, कैनेडियन इकोनॉमी है, अमेरिकन यूएस इकोनॉमी है। सो दिस इज़ एक्चुअली इकोनॉमी। और इकोनॉमी में होने वाली जो भी प्रॉब्लम्स हैं, अगर हम उनका विश्लेषण करते हैं तो हम कहेंगे कि हम बात कर रहे हैं बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एक्चुअली क्या क्या होती हैं। तो प्रोफेसर नाइट एंड प्रोफेसर लेफ्टविच के ने आर्थिक प्रणाली के 5 आधारभूत कार्य या केंद्रीय समस्याओं को उल्लेख किया, जिसको हम कह सकते हैं बेसिक सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। पहली है उत्पादन किस वस्तु का किया जाए, किस वस्तु का उत्पादन किया जाए, उस इकोनॉमी में कौन से प्रोडक्ट को का होना चाहिए, कौन से प्रोडक्शन को हम करें, तो कौन सी वस्तु, कौन सी गुड का वस्तु का उत्पादन किया जाए। सेकंड है उत्पादन को किस प्रकार संगठित किया जाए, यानी कि उत्पादन किस प्रकार से किया जाए। तीसरा है उत्पादन का वितरण किस प्रकार किया जाए, कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो, किस प्रकार से हो, क्या उसका नियम हो। फिर अल्पकाल में स्वल्प पूर्ति का राशनिंग कैसे किया जाए, यानी कि अगर पूर्ति कम है तो उसकी हम राशनिंग करके शॉर्ट टर्म में कैसे उसको करवाएं, ये समस्या आती है। और उत्पादन क्षमता को हम किस प्रकार से स्थिर रख सकते हैं तथा उत्पादन क्षमता को हम किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं, यानी कि कम नहीं होने दें उत्पादन क्षमता को। इस प्रकार से ये हमारी 5 इन्होंने नाइट एंड लेफ्टविच ने बताई। लेकिन सैमुअलसन के शब्दों में उन्होंने कहा कि प्रत्येक आर्थिक प्रणाली को 3 मूलभूत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। एक तो संभावित वस्तुओं व सेवाओं का क्या किसमें कितनी मात्रा में उत्पादित की जाएं, एक तो ये। और दूसरा है इन वस्तुओं के उत्पादन में आर्थिक साधनों का प्रयोग किस प्रकार से किया जाए। और तीसरा है किसके लिए वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, अर्थात विभिन्न व्यक्तियों या उनके समूह में आय का वितरण कैसे हो। यानी कि पहले तो क्या उत्पादित किया जाए, फिर कैसे उत्पादित किया जाए, और तीसरा है उसको वितरित किस प्रकार से किया जाए। यही मैंने आपको अभी इसमें भी बताया था कि किस प्रकार से हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी हम इस माइक्रो इकोनॉमिक्स के हम पेपर में मैंने आपको बताया था कि हम पहले पढ़ेंगे कंज्यूमर बिहेवियर, फिर हम पढ़ेंगे प्रोड्यूसर बिहेवियर, और फिर हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरीज। तो अभी हम ये कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स और फंडामेंटल फंक्शंस ऑफ एन इकोनॉमी। एक इकोनॉमी में क्या क्या समस्याएं होती हैं, और वो जैसे अब हम इसको इस तरह से एक चार्ट सा बना सकते हैं जिसमें 7 पॉइंट्स ले सकते हैं। जैसे क्या और कितना उत्पादन किया जाए, पहली समस्या। दूसरा है उत्पादन कैसे किया जाए या उत्पादन का संगठन कैसे हो, यानी कि किस प्रकार से हम कौन सी टेक्नोलॉजी से उत्पादन करें। तीसरा है उत्पादन का वितरण कैसे हो। फिर अल्पकाल में राशनिंग कैसे हो, जो मैंने अभी आपको बताया था, प्रोफेसर नाइट ने बताया था। साधनों के पूर्ण रोजगार को व्यवस्था कैसे हो, यानी कि साधन पूर्ण रूप से रोजगार प्राप्त हो कैसे हो सकता है। फिर अनुरक्षण या आर्थिक विकास कैसे हो। और फिर चौथा है अन्य कार्य व समस्याएं। तो इकनॉमी में विभिन्न प्रकार की समस्याएं आती हैं और उनका हम कैसे करते हैं, सॉल्यूशन कैसे करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम लेते हैं क्या उत्पादन किया जाए और कितना उत्पादन किया जाए की समस्या का हल।
सैमुअलसन का एक बहुत ही सुंदर इसमें उदाहरण है। सैमुअलसन ने इसमें बहुत अच्छा सा एक उपयोग किया था प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का। ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, पीपीसी वक्र। अब आपको हम कुछ वक्रों की बाद में बात करेंगे, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको मांग और पूर्ति के बारे में बात करी। तो मांग और पूर्ति की रेखाएं होती हैं, मतलब मांग और पूर्ति के वक्र होते हैं, और जहाँ मांग और पूर्ति के वक्र एक दूसरे को काटते हैं वहाँ पर कीमत का निर्धारण होता है, वो भी हम पढ़ते हैं। उससे पहले हम ये, क्योंकि ये समस्याओं की, ये भी मूलभूत समस्याओं की बात कर रहे हैं, तो इनको हम कैसे सॉल्यूशन करेंगे, तो ये हम आपके सामने रख रहे हैं। जैसे ये उपभोग माल है एक तरफ, और एक तरफ लिख रखा है पूंजीगत माल, और ये है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी वक्र। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी वक्र हमने बना रखा है, यानी कि उत्पादन संभावना वक्र। अब ये उत्पादन संभावना वक्र का कॉन्सेप्ट क्या है, मैं आपको बहुत ही सरल शब्दों में समझाती हूँ कि जैसे एक इकनॉमी है, उस इकनॉमी में कुछ उपलब्ध संसाधन हैं, उन संसाधनों से हम कोई एक निश्चित मात्रा में उत्पादन करते हैं। तो हो सकता है कि वो जो उपलब्ध संसाधन हैं उनकी अगर एफिशिएंसी बढ़ जाए, उनमें हम ऐसा उनमें ताकत भर दें, उनको इस प्रकार से उपयोग करें कि उत्पादन बहुत ज़्यादा अधिक हो सकता है। तो इसका मतलब उत्पादन कितना हो, इसकी एक सीमा है। तो मान लीजिए कि ये जो आप दिखाई दे रहा है YABT, ये जो YT वक्र है पूरा, जिसमें और भी दो बिंदु हैं, तो YT यानी TY जो ये वक्र है, ये वक्र जो है वो एक्चुअली सीमा है कि हम कितना अधिकतम उत्पादन कर सकते हैं। ये मैक्सिमम उत्पादन है जिसमें कि सारे संसाधन पूरी तरह से रोज़गार प्राप्त हो जाए, यानी कि फुल्ली एम्प्लॉयड होने के बाद पूरा अपना कंट्रीब्यूशन, यानी कि मान लीजिए 10 लोग हैं किसी इकनॉमी में, केवल 10 ही जने हैं, वो 10 के 10 एम्प्लॉयड हैं, और ये YT वक्र में जो उत्पादन हो रहा है, ये उत्पादन वो अधिकतम उत्पादन इतना होता है। फिर इसमें अब इसमें ये देखना कि पूरे इसमें वो किस प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं, तो हमें कौन सी वस्तु का उत्पादन करना है। तो दो प्रकार की वस्तुएं मेजर हम कैटेगरीज ले लेते हैं, एक तो उपभोग करने वाली वस्तुएं और एक पूंजीगत वस्तुएं। तो उपभोग करने वाली वस्तुएं जो कि हम जिनसे कि हम वर्तमान में मान लीजिए जो भी हमारे खाद्यान्न आदि हैं वो हम उपभोग माल है, कपड़ा है, खाद्यान्न है, वो हम उपभोग माल में ले लेते हैं। पूंजीगत माल में हम वह चीज़ें लेते हैं जिससे कि हम फर्दर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो हमें टेक्नोलॉजिकली कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ मशीनें आप मशीन कह सकते हो पूंजीगत माल में, मशीनें जो हम खरीद सकते हैं। तो हमें एक सोचा समझा एक निर्णय लेना पड़ता है कि कितनी मात्रा में हमें उपभोग का माल बनाना है और कितनी मात्रा में पूंजीगत माल बनाना है, क्योंकि संसाधन तो वही हैं जो हमारे पास में उपलब्ध है, यानी कि प्रोडक्शन के जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो तो सीमित हैं, वो अवेलेबल होते हैं एक इकनॉमी में, वो उससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकते। ये नहीं है कि हम पाकिस्तान के भी सोर्सेज को अपना सोर्सेज बता दें। तो इंडियन इकनॉमी में जितना भी, मान लीजिए इंडियन इकनॉमी का ये सीन है, तो YT यानी कि मैक्सिमम कितना प्रोडक्शन एक इंडियन इकनॉमी कर सकती है, वो तो YT एक सीमा बता रहा है। उस सीमा के अंतर्गत हमने दो प्रकार की वस्तुएँ ले रखी हैं, उपभोग माल और पूंजीगत माल। इसी प्रकार से सैमुअलसन ने दो बहुत ही सुंदर उन्होंने उदाहरण लिया था। सैमुअलसन नाम के जो अर्थशास्त्री हुए थे, उन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण लिया था। उन्होंने लिया था ब्रेड एंड बंदूक का, यानी कि बंदूक यानी कि आर्म्ड फोर्स, आर्म्ड जो इक्विपमेंट्स हैं, जो हम जिससे कि ऐसे औजार, बंदूक यानी कि जिससे कि हम रक्षा कर सकते हैं, रक्षा पर व्यय और खाद्यान्न पर व्यय। अब ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि हम किसी भी देश में अगर खाद्यान्न का ज़्यादा उत्पादन कर रहे हैं तो हमारे देश में संपन्नता है, खा पा रहे हैं वो लोग, लेकिन रक्षा पर भी व्यय करना पड़ता है। अगर रक्षा का व्यय ज़्यादा बढ़ जाता है और खाद्यान्न पर हम कम कर रहे हैं तो उससे भुखमरी उत्पन्न हो सकती है, और केवल रक्षा पर ज़्यादा व्यय, तो इसलिए कोशिश की जाती है कि आपसी संबंध मधुर रखे रहें, पड़ोसियों से विवाद ना हो, झगड़ा ना हो, लड़ाइयाँ नहीं हो, ताकि युद्ध ना हो, और युद्ध होने की वजह से फिर हमको आर्म इक्विपमेंट्स पर ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो ये पूंजीगत माल में आप मशीन्स ले सकते हैं, या फिर हम यहाँ पर बंदूक ले लेते हैं। तो बंदूक पर या फिर आर्म्ड इक्विपमेंट्स पे अगर हम ज़्यादा खर्च कर रहे हैं तो ये अच्छा साइन नहीं होता है। हमारे पड़ोसी राज्यों से हमारे अच्छे रिलेशंस बने रहें और हम
उपभोग के लिए अपने उपभोक्ता को ज़्यादा से ज़्यादा खाने में भी वैरायटी दे सकें, कपड़े में भी वैरायटी दे सकते हैं, ताकि वह सुख संपन्नता बनी रहे। तो ये एक निर्णय लेना एक इकनॉमी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है कि क्या उत्पादित किया जाए। तो इसके लिए ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी वक्र बनाया गया है, जिसमें पूंजीगत माल के भी प्रोडक्शन की संभावना बनी हुई है और उपभोक्ता के माल की भी। अगर हम सारा ओटी उत्पादित करते हैं तो ये तो सारा खाद्यान्न उत्पादन हो जाएगा। अगर हम ओएस उत्पादित करते हैं, यानी ओवाई जो लिख रखा है यहाँ पर, अगर हम ये उत्पादित करते हैं तो हम सारा का सारा पूंजीगत माल, तो ये इम्बैलेंस हो जाएगा। तो वी हैव टू टेक अ बैलेंस्ड डिसीजन बिटवीन कि हमें कितनी मात्रा में उपभोग माल उत्पादित करना है और कितनी मात्रा में पूंजीगत माल उत्पादित करना है, या फिर कितनी मात्रा में बंदूक उत्पादित करनी है और कितनी मात्रा में हमको ब्रेड उत्पादित करनी है। तो ये एक कॉन्सेप्ट हुआ। अब इसमें आप ये देख सकते हैं कि मिक्स्ड इकनॉमी यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था में किस प्रकार से डिसीज़न लिया जाएगा, एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में किस प्रकार से डिसीज़न लिया जाएगा, एक कम्युनिस्ट इकनॉमी में किस प्रकार से डिसीज़न लिया जाएगा। ये भिन्न भिन्न इकनॉमी के टाइप्स पर उनकी जो पॉलिटिकल जो स्टेटस है उसके हिसाब से ये निर्णय बदलते चले जाएंगे। तो ये आपके सामने है कि क्या उत्पादित किया जाए और कितना उत्पादित किया जाए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है कि हम जो क्वेश्चन आता है वो है कि कैसे उत्पादित किया जाए। तो कैसे उत्पादित किया जाए में हमें फिर ये देखना पड़ेगा कि हमारे जैसे ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है LM करके, जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी वक्र है, इसमें D बिंदु है एक, और जो वक्र है उसके ऊपर RST 3 बिंदु हैं, और वक्र के नीचे कौन सा बिंदु है, Q बिंदु है। तो D और P तो अप्राप्य योग हैं, जो D और P जो है वो हमारे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी वक्र के बाहर है, जिनको हम प्राप्त नहीं कर सकते। हमारे अवेलेबल रिसोर्सेज के हिसाब से हम इन ये वाले कॉम्बिनेशंस को प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन RST को हम प्राप्त कर सकते हैं। और फिर नीचे है Q को हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसमें हमारे बहुत सारे बेरोज़गार रह जाते हैं। तो हमारी कोशिश क्या रहेगी, सबको रोज़गार प्राप्त हो और उसके बाद हम अधिकतम उत्पादन कर सकें। तो वो बिंदु RST क्या हो गए जिसमें फुल्ली एम्प्लॉयड हैं और हम दी हुई टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये प्रोडक्शन कर सकते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास में टेक्नोलॉजिकल कोई चेंज आ जाता है, कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, तो हम D और P बिंदु पर पहुंच सकते हैं, जो कि ऊपर हैं, जो कि बाहर हैं इससे। कैसे किया जाए, इसके लिए हमें टेक्नोलॉजी की बात आएगी कि हमें कौन सा साधनों का हम किस प्रकार से उपयोग करें, कितना अधिक उपयोग करें, कौन सी टेक्नोलॉजी उपयोग करें, ये इसमें इम्पॉर्टेंट निर्णय लिए जाते हैं। तो साधनों का प्रयोग अधिक महत्वपूर्ण कार्यों में हो, देन सर्वश्रेष्ठ तकनीकी विधि का प्रयोग हो, और साधनों का दुरुपयोग रोका जाए। ये 3 चीज़ें हम इसमें उत्पादन कैसे किया जाए या उत्पादन का संगठन कैसा हो, इसमें करते हैं। फिर नेक्स्ट हम लोग कॉन्सेप्ट्स को बाद में लेते हैं, क्योंकि इसमें हम ये कहेंगे कि क्या उत्पादन किया जाए और कितना उत्पादन किया जाए, ये हम पढ़ चुके हैं। फिर हमने कैसे उत्पादित किया जाए ये पढ़ा है। फिर ये है कि वितरण किस प्रकार हो, तो वितरण किस प्रकार हो, तो उसके लिए हमें वितरण के लिए हमें उसके लिए एक सिद्धांतों की बात करनी पड़ेगी कि किस प्रकार से हम मज़दूरों को उनकी मज़दूरी कितनी दे पाएँ, ब्याज कितना हो, कितनी लगान हो, तो ये वितरण की बात आ गई। तो यही चीज़ हम इसमें हम पढ़ेंगे, हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। और अब जैसे अति अल्पकाल में राशनिंग व्यवस्था है, ये भी एक समस्या है। तो इसमें अर्थव्यवस्था में अनेक बार ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं कि अल्पकाल में किन्हीं वस्तुओं की मांग उनकी पूर्ति की अपेक्षा बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में आर्थिक प्रणाली का जो महत्वपूर्ण कार्य मांग और पूर्ति के अल्पकालीन असंतुलन को दूर करना होता है। तो ऐसी स्थिति में राशनिंग का तरीका अपनाया जाता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें आगे पढ़नी हैं, और ये आपको केवल कॉन्सेप्चुअल मैंने आपको क्लैरिटी दी है इस बारे में। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे इससे बढ़ेंगे, और बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे विकास कैसे किया जाए, विकास के लिए नई टेक्नोलॉजी कैसे बनाई जाए, सो ऑल दिस हम लोग करेंगे। तो आप लोगों को मैं यही चीज़ बताने वाली थी कि ये चयन और आवंटन की समस्याएं हैं जिसको हम सॉल्व करेंगे, और आगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में दूसरी थ्योरीज पढ़ते हैं। थैंक यू सो मच।